डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर, गवर्नमेंट इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट बिल्ट बाय बीएचईएल, और डाउन टू अर्थ में प्रकाशित खबर, यूनियन बजट 22-23 Why CSE disagrees with government's proposal on coal gasification के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है भारत में कोयला गैसीकरण। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। दरअसल बीते दिनों केंद्र सरकार ने कोयला टू मेथनॉल यानी सीटीएम संयंत्र को देश को समर्पित किया है। 0.25 टीपीडी यानी टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता के इस संयंत्र को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और स्थापित किया गया है। मौजूदा समय में यह संयंत्र उच्च राख वाले कोयले से 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है। तो वहीं बीते दिनों पेश हुए आम बजट में सरकार ने भारत में कोयला गैसीकरण की भावी संभावनाओं को देखते हुए कुछ घोषणाएं की हैं। इसमें उन्होंने कोल गैसिफिकेशन और कोयले को रसायन में बदलने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं को शुरू करने की बात कही है। हालांकि कई संगठनों ने इसको लेकर अपना विरोध जताया है। दिल्ली स्थित एक गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने जलवायु परिवर्तन के लिहाज से इस योजना को ज्यादा लाभकारी नहीं बताया है। तो आज के आर्टिकल में हम कोयला गैसीकरण से जुड़े सभी अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कोयला गैसीकरण को लेकर भारत में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, भारत में कोयला संसाधनों की क्या स्थिति है, और सबसे अहम सवाल कि कोल गैसिफिकेशन से क्या कुछ नफा नुकसान हो सकता है। तो आइए विचार करते हैं सबसे पहले कोयला संसाधन के मामले की भारत की स्थिति पर। कोयला बहुतायत मात्रा में मिलने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। इसका इस्तेमाल घरेलू ईंधन, लौह इस्पात उद्योगों, भाप के इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इससे कोक, कोलतार और कोयला गैस जैसे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल के रानीगंज, झारखंड के झरिया, धनबाद और बोकारो आदि जैसी जगहों से कोयले का उत्पादन किया जाता है। भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कोयले के भंडारण के मामले में देखें तो यह चौथे पायदान पर है। इस मामले में अमेरिका शीर्ष पायदान पर है और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और चीन का स्थान आता है। दुनिया भर में कोयले के कुल भंडारण की बात करें तो यह लगभग 1074 बिलियन टन के बराबर है और भारत के पास कुल वैश्विक भंडारण का लगभग 10% हिस्सा है। गौरतलब है कि बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए दुनिया आज हरित ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो रही है। लिहाजा भारत की कोशिश अगले 3 दशकों के भीतर कोयले के भंडार का दोहन करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देश की कोयले की जरूरत 700 मिलियन टन के मौजूदा स्तर से बढ़कर 2023 तक 1123 मिलियन टन होने की उम्मीद है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक भारत का कुल कोयला उत्पादन दिसंबर 2021 के दौरान 74.78 मिलियन टन हो गया। दिसंबर 2019 के मुकाबले इसमें 6.74% की बढ़ोतरी देखी गई। तो ये तो रही बात कि कोयला संसाधन के मामले में भारत की क्या स्थिति है। आइए अब हमें कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए, जिसका जिक्र इस बार के बजट में किया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये कोयला गैसीकरण। तो कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में कोयले को सिंथेसिस गैस में बदला जाता है। इस गैस को सिनगैस कहा जाता है। सिनगैस में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। गैसीकरण की प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्राकृतिक गैस और जलवाष्प के मिश्रण से सिनगैस को तैयार किया जाता है। कोल गैसिफिकेशन या कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया के दौरान कोयले को उच्च दाब पर गर्म करते हुए ऑक्सीजन तथा भाप के साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया से एक अभिक्रिया यानी रिएक्शन होता है। इसमें ऑक्सीजन और जल के अणु कोयले का ऑक्सीकरण करते हैं और सिनगैस का निर्माण करते हैं।
भारत में कोयला गैसीकरण के सिनेरियो की बात करें तो 1960 के दशक में सिंदरी में उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। इस प्लांट में उर्वरक के उत्पादन के लिए गैसीफाई कोल का उपयोग किया जाता था। हालांकि अब ये संयंत्र बंद है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने घरेलू कोयले का उपयोग करके कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित दुनिया का पहला DRI यानी डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्लांट स्थापित किया है। यह संयंत्र पहले से ही ओडिशा के अंगुल जिले में स्टील बनाने के लिए काम कर रहा है। तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड सिनगैस के उत्पादन के लिए काम कर रहा है। BHEL यानी भेल ने त्रिची में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया हुआ है। स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के विकास और कोयले के वैकल्पिक उपयोग की दिशा में कोल इंडिया लिमिटेड ने दानकुनी कोयला परिसर में कोयला आधारित मेथनॉल संयंत्र स्थापित किया है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं की बात करें तो इसमें कोल इंडिया लिमिटेड ने ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में 4 अलग अलग कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की पहचान की है। इनमें मेथनॉल, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसके अलावा NLCIL यानी नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने नेवली में एक लिग्नाइट से मेथनॉल परियोजना शुरू की है। तो यहाँ तक हमने ये समझने की कोशिश की कि कोल गैसिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया आखिर क्या है और भारत में कौन कौन से संयंत्र और कंपनियां इसके लिए काम कर रही हैं। आइए अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कोल गैसिफिकेशन से क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं। तो आइए जानते हैं अब कोल गैसिफिकेशन से होने वाले नफे नुकसान के बारे में। तो कोयला गैसीकरण को लेकर लोगों के मत एक से नहीं है। कई विशेषज्ञ और पर्यावरणविद पर्यावरण के लिहाज से इसे सही नहीं ठहरा रहे हैं, तो कई आर्थिक रूप से इसे प्रभावी बता रहे हैं। तो पहले हम गैसीकरण का समर्थन न करने वाले लोगों के तर्कों को देख लेते हैं। कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लेकर है। कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया में कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अधिक उत्सर्जन होता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के अनुमानों के मुताबिक गैसिफाइड कोयले को जलाने से उत्पन्न बिजली की एक इकाई नॉर्मल कोयले को जलाने के परिणाम की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। इसके अलावा कोयला गैसीकरण संयंत्र पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, क्योंकि गैसीकरण की प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को निम्न गुणवत्ता वाली गैस में बदला जाता है और ऐसा करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। यदि स्टील संयंत्र कंपनियां सिनगैस का इस्तेमाल करती हैं तो इससे उनकी लागत में बेशक कमी आएगी, लेकिन इससे काफी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का खतरा होगा। तो अब उन तर्कों पर भी बात कर लेते हैं जो कोयला गैसीकरण के पक्ष में दी जा रही हैं। दरअसल कोयले से चलने वाले पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तुलना में कोयला गैसीकरण को बिजली उत्पन्न करने का एक अधिक कुशल तरीका बताया जा रहा है। दूसरा तर्क इसके सरल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि गैस का ट्रांसपोर्टेशन कोयले के ट्रांसपोर्टेशन की तुलना में काफी सस्ता होता है। इसके अलावा कोयला गैसीकरण से स्थानीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलती है। साथ ही इसे आर्थिक रूप से फायदेमंद भी बताया जा रहा है। स्टील कंपनियां आमतौर पर अपनी निर्माण प्रक्रिया में कोकिंग कोल का इस्तेमाल करती हैं। अधिकांश कोकिंग कोल का आयात किया जाता है और ये काफी महंगे पड़ते हैं। इस लागत में कटौती करने के लिए स्टील संयंत्र कोयला गैसीकरण से मिलने वाली सिनगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया का उपयोग करके कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इन उत्पादों को सेक्टरल पोटेंशियल के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक और NH3 आधारित उत्पाद, हाइड्रोजन, स्टील मेकिंग और फार्मास्यूटिकल सेक्टर। कोल टू लिक्विड्स आने वाले समय में एक ऐसे उद्योग के रूप में उभर रहा है जो भारत के केमिकल और पेट्रोकेमिकल उद्योग में अहम भूमिका निभा सकता है। इसकी वजह यह है कि अधिकांश केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त उत्पादों से बनाए जाते हैं। मेथनॉल, इथेनॉल, एथिलीन और प्रोपिलीन जैसे ओलेफिन, DME यानी डाइमिथाइल ईथर, एसिटिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे उत्पादों को बनाने में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है।
उर्वरक और NH3 आधारित उत्पादों की बात करें तो इसमें यूरिया, DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम नाइट्रेट जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया के जरिए बनाया जाता है। तो ऐसे में अब हमें देखना होगा कि भारत में आने वाले समय में कोल गैसिफिकेशन की क्या स्थिति होगी और इस दिशा में भारत सरकार की क्या कुछ रणनीति है। तो आइए अब कोल गैसिफिकेशन को लेकर भारत सरकार की रणनीति पर नजर डालते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक भारत में अधिकांश कोयले का इस्तेमाल ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन दिन प्रतिदिन संसाधनों की बढ़ती कमी होने की वजह से भविष्य में ताप विद्युत उत्पादन के लिए कोयले में भी कमी आने की पूरी संभावना है। लिहाजा देश में कोयले की कमी को दूर करने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की दिशा में कोयले के विकल्प को तलाशने की कोशिश होगी। देश में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। इस दिशा में सबसे कारगर कदम नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन को लाना है। इस मिशन का मकसद एक इम्प्लीमेंटेबल रोड मैप तैयार करना है और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस मिशन का सबसे अहम लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण को पूरा करना है। इस मिशन को पूरा करने के लिए कई मोर्चों पर काम किए जाएंगे, जैसे कि उत्तर पूर्व में कोयला क्षेत्रों की गैसीकरण क्षमता का मानचित्रण करना, विभिन्न फीड स्टॉक के लिए जरूरी स्वदेशी तकनीकों का विकास करना, इससे जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए जरूरी व्यवसाय मॉडल को विकसित करना, अंतिम उत्पादों के लिए उचित विपणन रणनीति और आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रोत्साहित करने के लिए नीति समर्थन का होना आदि। इस मिशन को पूरा करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया है और विभिन्न संगठनों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इनमें संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी, कार्यान्वयन समिति यानी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और संसाधन समूह यानी रिसोर्स ग्रुप शामिल हैं। नीतिगत निर्णयों को सुविधाजनक बनाने और अनुशंसा करने के लिए नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण से जुड़ी शोध गतिविधियों के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के एक रिसोर्स ग्रुप का गठन किया है। इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक पैमाने की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक 3-fold इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाई है। इस स्ट्रैटेजी के पहले चरण में पायलट बेसिस पर परियोजनाओं की स्थापना करना, दूसरे चरण में कोयला गैसीकरण की दिशा में अपने प्रयास को बढ़ाना और तीसरे चरण में 90 MT यानी मीट्रिक टन कोयले का गैसीकरण करना शामिल है। इन सब के अलावा देश में गैसीकरण से उत्पन्न किए जाने वाले उत्पादों के लिए भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि अप्रैल 2021 में ही कैबिनेट ने तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी TFL द्वारा कोयला गैसीकरण के जरिए उत्पन्न होने वाले यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति को मंजूरी दी थी। इसका मकसद देश की सामरिक ऊर्जा सुरक्षा और यूरिया आत्मनिर्भरता तथा देश के विशाल कोयला भंडार को ध्यान में रखते हुए कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड संयंत्र के कार्य को आगे बढ़ाना है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद स्थित भेल R&D सेंटर में भारत का पहला स्वदेशी हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल उत्पादन संयंत्र को बनाया गया है। हालांकि सरकार कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को अमली जामा पहनाए जाने के लिए अपने स्तर पर काफी कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी इस दिशा में जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो आइए अब बात कर लेते हैं ऐसे में कि आगे की राह क्या हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में कागजी स्तर पर काफी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है। लिहाजा बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे कि जमीन, पानी और फीडस्टॉक जैसी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भी तेजी से काम करना होगा। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत होगी। गौरतलब है कि किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी कार्यालयों के समन्वय की जरूरत होती है। तो ऐसे में परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए स्थानीय आबादी का सक्रिय समर्थन प्राप्त करना बेहद जरूरी हो जाता है। लिहाजा इस दिशा में लोगों के भीतर रुचि पैदा करने की दिशा में भी काम करना होगा। इस दिशा में CSR गतिविधियां कारगर हो सकती हैं।
इस तरह की गतिविधियों के जरिए स्थानीय लोगों को नौकरियां और अस्पताल, स्कूल और स्वच्छ पेयजल आदि जैसी सामाजिक बुनियादी ढांचे की सुविधाएं दी जाती हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा के लिहाज से परियोजनाओं को इस तरह डिजाइन किया जाए ताकि वे स्थानीय वायु गुणवत्ता, पानी और मिट्टी पर कम से कम असर डालें। राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के 100 मीट्रिक टन कोयले के गैसीकरण के लिए अंतर मंत्रालय सहयोग की जरूरत होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच भी आपसी समन्वय होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक तकनीकी और आर्थिक रूप से उचित वातावरण तैयार करना होगा। गौरतलब है कि कोयला गैसीकरण प्रक्रिया पर विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में छिटपुट रूप से शोध कार्य चल रहे हैं। लिहाजा कोयला गैसीकरण पर काम कर रहे विभिन्न संस्थानों को एक साथ लाना होगा। अगर इन सभी उपायों के साथ कोयला गैसीकरण की परियोजनाओं पर काम किया जाता है तो निस्संदेह ही इससे मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। कोयला गैसीकरण से आप क्या समझते हैं? कोयला गैसीकरण से होने वाले फायदे और नुकसान की व्याख्या कीजिए। बताइए कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने में यह परियोजना किस तरह कारगर हो सकती है।